नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और हमारी पेशकश सवाल धारदार। इस शो में हम सवाल करेंगे एकदम धारदार, वो सवाल जो हो सकता है कि जिसका जवाब आप तक ना पहुंचा हो, उस जवाब को बड़ी ही बारीकी से अपने मेहमानों के साथ जुड़ते हुए उनसे सवाल पूछते हुए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बिहार चुनाव में लड़ाई जो है वो नायक वर्सेस खलनायक तक पहुंच चुकी है। आरजेडी ने तेजस्वी के पोस्टर जारी किए और उनको बिहार का नायक बताया। इस एक पोस्टर पर बवाल इतना मच गया कि बीजेपी और जदयू दोनों ने तेजस्वी को नायक नहीं बल्कि खलनायक बता दिया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जहां गाना गाकर मीडिया के सामने तेजस्वी को खलनायक बताया, तो वहीं जदयू प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके आपराधिक हिस्ट्री गिना दी। अब इस पूरे विवाद पर कौन क्या कह रहा है, इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता राहुल जी और आरजेडी से दिनेश पासवान जी। उनको हम जोड़ेंगे, हम टीम से कहना चाहेंगे। राहुल जी जुड़ रहे हैं। राहुल जी से पहला सवाल मैं करना चाहूंगी। राहुल जी, अगर आरजेडी अपने नेता को नायक बता रही है तो आप लोगों का उन्हें खलनायक कहना, क्या ये सही है? देखिए, वास्तविकता तो अगर देखा जाए आरजेडी का तो बिल्कुल जंगल राज की ही विचारधारा पर स्थापित है और जो नायक बनाने का बात किया जा रहा है तो शायद पोस्टर में एक जगह और ये लिखा जाना चाहिए था कि खलनायक का बेटा 2.0 जंगल राज की शुरुआत। ये हो सकता था इसका शीर्ष नेतृत्व। देखिए, अगर उसकी बात हम करें तो आरजेडी के विषय में एक चीज कहा जाता है कि जो रोजाना जनता का दमन करे वो जंगल राज की परिभाषा लिखने वाली पार्टी आरजेडी रही है। आरजेडी की पृष्ठभूमि को उठाकर देखा जाए तो वहां पे सेटलमेंट फ्रॉम सीएम हाउस हुआ करता था। ये कई बार तथ्य मीडिया के समकक्ष भी आए हैं और आप इसको अगर गूगल भी कर लिया जाए तो आपको नजर में आ जाएगा कि वो डॉक्टर की गाड़ी जो चोरी हो गई थी और मुख्यमंत्री आवास से मिल गई थी, साथ ही साथ वो आरजेडी सुप्रीमो की बेटी जो आज पाटलिपुत्रा से सांसद हैं, उनके विवाह में लगभग पटना की सारी गाड़ियों को उठा लिया गया था। तो वैसी स्थिति तो आने वाले, जब इनका इतिहास अगर उठाकर देखा जाएगा तो इतिहास के पन्नों में बड़े सुनहरे और मोटे अक्षरों में इस बात को लिखा गया है कि जंगल राज अब 2.0 की शुरुआत होने जा रही है, जंगल राज 1 के बाद। और एक बात बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आपको इस चीज के लिए भरोसा दिला देना चाहता हूं कि आज बिहार में जो भी वास्तविक स्थिति बदली है वो एनडीए के शासन में ही बदली है। और एनडीए को जो ट्रैक पे लाने का काम किया गया था, यानी कि 2005 से 2025 में जो आप 15 साल के कार्यकाल को अगर आप समझे जिसमें एनडीए साथ में थी, तो उसमें एक विकसित शब्दों के साथ एक विकास की अनंत यात्रा लिखने की प्रेरणा मिलती है जो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी के साथ मिलकर लिखी है। और आज वो गर्व से भी हम कहते हैं कि हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है कि हमने बिहार में क्या किया है, और उनके पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है कि अपराध में कहां और कितना नंबर में वो रहा करते थे। आप सिवान के प्रदर्शन को उठाकर देख लीजिए, आप सीमांचल में तसलुद्दीन की बात कर लीजिए, जिस तरह से आरजेडी के अध्यक्ष यानी कि उप मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव जी का, उन्होंने एक सभा में नारा लगाया था, शहाबुद्दीन जिंदाबाद। शहाबुद्दीन किस पृष्ठभूमि से आते हैं और साथ ही साथ तसलुद्दीन जिंदाबाद, यानी कि वो किस पृष्ठभूमि से आते हैं, इन सब चीजों को देख लेने की आवश्यकता है। और 1 to 1 अगर बात करेंगे तो तेजस्वी यादव जी निश्चित रूप से उस जंगल राज के सिंहासन पर बैठने के लिए व्याकुल हैं। राहुल जी, आप जंगल राज की बात कर रहे हैं। अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो सुशासन का राज आप लोग कहते हैं कि बिहार में है, लेकिन क्या अभी फिलहाल बिहार की स्थिति जो बीते कुछ समय में भी देखी गई है कानून के मामले में, खासकर कि अस्पताल में गोलियां चल रही है, तो क्या फिर आप लोगों के ऊपर सवाल नहीं उठने चाहिए कि सुशासन का राज आप लोग बोलते हैं और अस्पताल में गोलियां चल रही है, व्यापारी को कभी मार दिया जा रहा है, तो सवाल तो आप लोगों के कार्यकाल पर भी उठते हैं। जी बिल्कुल उठना चाहिए, उठना इसलिए चाहिए क्योंकि जो करता है जिससे उपेक्षाएं होती है उसी से सवाल होते हैं। आज आप भी जो मुझसे सवाल पूछ रही हैं, कहीं ना कहीं आपको भी इस बात का इल्म है कि भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने ही बिहार में सुशासन राज्य को स्थापित किया था। जो घटनाएं घटी हैं, आपको एक प्रसंग भी याद होगा
कि किस तरह से 2000 माफ कीजिएगा 2025 की अगर हम बात करते हैं तो तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी किया करते थे। जी। उस क्राइम बुलेटिन को जारी करने के बाद वो बताते थे कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या घटनाएँ घटी हैं। आज वो सारी चीज़ें वो भूल गए हैं। भूल इसलिए गए हैं क्योंकि जो 3C की जो बातें करते हैं, क्राइम, कम्युनल और करप्शन की जो हम बात करते हैं, उसपे हम बिल्कुल अपने अंगद के पैर को जमा रखा है हमने। तभी जी। जाकर आज जो बिहार में खास करके अगर आप कानून व्यवस्था की बात करें पटना में भी, तो ऑपरेशन लंगड़ा की भी चर्चा होनी चाहिए कि जिस तरह से व्यापारियों के साथ जो गोलीकांड हुआ था, उसके बाद अपराधियों का क्या इल्ज़ाम हुआ था, जिस हॉस्पिटल में आप गोलीकांड की बात कर रहे हैं, उसके बाद उसका क्या इल्ज़ाम हुआ था। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कहीं न कुछ व्यवस्था में चूक हुई थी प्रशासन की तरफ से हॉस्पिटल के, लेकिन उसके बाद क्या अंजाम हुआ? सबका अंजाम एक ही है, सेटलमेंट फ्रॉम कोर्ट, नॉट फॉर सेटलमेंट फ्रॉम सीएम हाउस। अगर देखा जाए आरजेडी के संदर्भ में तो सेटलमेंट फ्रॉम सीएम हाउस हुआ करता था। अगर अपहरण कर ली जाती थी तो वो कहते थे, स्वयं लालू प्रसाद यादव भी कहते थे कि अरे वो बहुत मेहनत किया है, कुछ दे लेके देख लो अपना। तो वो स्थिति तो बिहार में नहीं है आज के समय में अगर देखा जाता है। जी। राहुल जी, ये जो जो कुछ भी हो रहा है ये उस घटनाक्रम के बाद हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर पहुंचे थे और समस्तीपुर पहुंचने से पहले वो कर्पूरी ठाकुर के गांव जाते हैं और वहां उनके घर पर जाकर उनको श्रद्धांजलि कहीं ना कहीं देते हैं। उनके पैतृक गांव जाना ये एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा बन गया और उसके बाद ही आरजेडी की तरफ से ये पोस्टर जारी हुए हैं। एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, उसके बाद मैं आरजेडी के नेता के पास आऊंगी जो अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ये सवाल मेरा है कि कर्पूरी ठाकुर के इतिहास से जुड़ा मुद्दा इसी चुनाव में आखिर क्यों लिया जा रहा है? कर्पूरी ठाकुर अचानक से एनडीए की तरफ से चर्चा में क्यों ला दिए गए हैं? किससे सवाल है ये? जी, मेरी आपसे सवाल है। देखिए जाहिर तौर पे कर्पूरी ठाकुर जी के अगर सम्मान की बात की जाए तो वो बीजेपी ने ही दिया है। वही कर्पूरी ठाकुर जी हैं जिसका अपमान स्वयं लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था, स्वयं किया भी था, सदन में भी किया था और जब वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने कई बार इस तरह की कटाक्ष उनके ऊपर कर रखा था और कुछ ऐसी भाषा का भी, शब्दों का भी इस्तेमाल किया था कर्पूरी ठाकुर जी के लिए जो मैं आपके सामने उस बातों को नहीं रख सकता हूँ। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये लोग जननायक के नाम की चोरी करने वाले लोग हैं, जो आज भले हमारे विपक्ष में बैठे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर कहे जाते थे। और अभी कुछ दिन पहले जब वोट यात्रा निकली थी जिसमें तेजस्वी यादव जी को कांग्रेस के पीछे लघु दिखाने का काम किया गया था और एक लंबी लकीर खींच के राहुल गांधी जी चले गए थे, ऐसे मीडिया में प्रकाशित हुआ था, खबर भी प्रकाशित हुई थी। उनके नाम का कॉपीराइट लेने का काम जो राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी यादव जी ने किया था, ये किस आधार पे किया था? उनको क्या अधिकार मिले थे? क्या उनके परिवार की तरफ अधिकार मिले थे कि जननायक के नाम की चोरी कर लेना है, उपाधि की चोरी कर लेनी है? हमने हमेशा पिछड़े वर्ग की, हर वर्ग की अगर आप बात करें, तब बीजेपी का जो पंच लाइन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबका विश्वास, उसके साथ अगर हम बात करें तो कर्पूरी ठाकुर जी को हमने हमेशा सम्मान किया है और हमारे ही सरकार में उनको सम्मान भी मिला है। अगर आप बात करें तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ आपको और बड़ी अत्यंत ध्वनि से इस बात को कह सकता हूँ कि एनडीए ने सबके साथ मिलकर बिहार का विकास किया है, सबके साथ मिलकर बिहार को सम्मान दिलाया है, सबके साथ मिलकर बिहार को गौरवशाली इतिहास दर्ज करने में नाम सम्मिलित कराया है और सबके साथ मिलकर अर्जुन को कृष्ण की तरह रथ में बैठाकर चुनाव में ले जाने का काम भी बीजेपी ने ही किया है। जी, तो अर्जुन कृष्ण सबकी बातें आपने कर ली। अब मेरा जो सवाल है वो हमारे साथ अभी फिलहाल आरजेडी के नेता जो हैं वो भी जुड़ रहे हैं, उनसे मैं सवाल लेना चाहूंगी। अभी किसी तकनीकी कारण की वजह से वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो है राहुल जी ये भी बनता है कि आरजेडी की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आएंगे, लेकिन आपकी तरफ से अभी भी नीतीश कुमार के नाम पर असमंजस की स्थिति नजर आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार आप लोगों से यही सवाल बार बार किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष के पास लड़ाई कुर्सी की है। आपको मैं बता दूं, आपको मैं वो प्रसंग में याद दिला देता हूं कि जब तेजस्वी यादव जी अपने आप को घर में बंद कर लिए थे और 10 दिन बाद निकले हैं, कल या परसों, और उनको मीडिया के समक्ष देखा गया है, वो सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि जब चुनाव अभियान में जब वो जाने वाले थे तो उस समय मुख्यमंत्री का चेहरा का जिद पे वो आ रहे थे और उनके सहयोगी
मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम के चेहरे को घोषित करने पे अड़े हुए थे। इससे उनको डैमेज नजर आ रहा था, जिसको लेकर उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस को कहना पड़ा, हार मानना पड़ा और कहना पड़ा कि जंगल राज का मुखिया आप ही का पुत्र होगा, यानी लालू प्रसाद यादव जी का पुत्र नहीं होगा जंगल राज का माफिया। और जिस खलनायक को नायक बताने का प्रयास किया जा रहा है, उस खलनायक के बेटे ने तो झूठे वादे भी करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है इस बात को कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हर घर में नौकरी दे देंगे। क्या ये संभव है? आरजेडी के साथी ही प्रवक्ता भी झूठे माने हैं हमारे साथ, उन्हीं से पूछ लीजिए कि क्या ये पॉसिबल है। इस बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का है, उस बिहार में 12 लाख करोड़ रुपए की सैलरी वो कहां से लाकर बांटेंगे और वो क्या काम करा लेंगे। और जहां तक एनडीए का सवाल उठता है, तो एनडीए ने पहले भी क्लियर किया था, अभी भी क्लियर किया है, और हमने इसकी विश्वास की जो सेतु है वो हमने 2020 में ही बना लिया था, जब हमारी पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी थी और नीतीश जी की पार्टी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी। अगर उसकी हम बात कर ले तो हमने उस समय मुख्यमंत्री कैंडिडेट नीतीश जी को ही रखा था। हमने जो वादा किया वो निभाएंगे। और मगर सवाल यही है राहुल जी कि क्लियर क्यों नहीं कर देते आप लोग कि वही होंगे मुख्यमंत्री। बार बार अमित शाह जी की तरफ से भी ये तो कहा जाता है कि विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद तय किया जाएगा, लेकिन वहीं जदयू की तरफ से कहा जाता है कि कुर्सी से, मुख्यमंत्री की कुर्सी से टरेंगे नहीं। जीतन राम मांझी कह देते हैं कि नेतृत्व में उनके चुनाव लड़ा जा रहा है तो मुख्यमंत्री भी स्वाभाविक तौर पर वही होंगे। आप लोगों की तरफ से बात जो है वो क्लियर क्यों नहीं की जा रही? सवाल तो यही है ना। देखिए, हमारी तरफ से आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि की जा चुकी है। कब की जा चुकी है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एक्स हैंडल को देखा जाए, माननीय गृह मंत्री जी के एक्स हैंडल को देखा जाए, तो उस पर उन्होंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में बताया था कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और यही हमारे मुखिया होंगे। और बीजेपी बिहार के जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है उसको भी अगर देखा जाएगा तो उसमें भी इस बात की घोषणा की जा चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता, यहाँ तक कि हमारे उप मुख्यमंत्री ने भी दबाव के साथ इस बात को कहा था कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है नीतीश जी के अलावा। तो मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे मुखिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी ही होंगे। और जहां तक विपक्ष का सवाल उठता है तो लटकाकर, अटकाकर, भटकाकर, निपटाकर और साथ में साथ जाके उन्माद फैलाकर ये अपने रोजी रोटी सेकेंगे। ये टेंशन में इसलिए थे क्योंकि इनको अपनी पेंशन की व्यवस्था करनी थी। तभी तो मुकेश सहनी जी जिद पे अड़ गए थे कि हमें 15 सीटें और डिप्टी सीएम चाहिए। और तेजस्वी यादव जी जिद पे अड़ गए थे कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। साथ ही साथ कांग्रेस जिद पे अड़ गई थी कि हम आपके आमने सामने हमारे लोग फाइट करेंगे। तो ये कैसा गठबंधन है? अगर उसको देखा जाए तो वास्तविक तौर पे ये लठबंधन हो सकता है। ये लठबंधन वाले लोग हैं, हम गठबंधन वाले लोग हैं। इसलिए हमने अपना गठबंधन बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामंजस्य स्थापित कर बनाया है। और उसका उदाहरण भी हमने नजीर के तौर पर पेश की है जनता के सामने कि हमारे पांचों पांडव एक होकर एक दूसरे का प्रचार कर रहे हैं और किसी में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। राहुल जी, विपक्ष की तरफ से तो चलिए ये कह दिया गया है कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, और आपका ये कहना है कि सरकारी नौकरी हर घर में ये मुमकिन नहीं है। तो सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि नौकरी को लेकर, खासकर पलायन को लेकर बीजेपी के क्या मुद्दे होने वाले हैं इस चुनाव में? आप लोग क्या बिहार की जनता के लिए ऐसा कुछ करने वाले हैं जो नजीर पेश हो इस चुनाव में? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप 2020 के एक डाटा को निकाल कर देख लिया जाए ई श्रम पोर्टल पे, उस पर लगभग 5 करोड़ लोगों ने पलायन किया था। मैं ई श्रम पोर्टल बिहार सरकार की बात कर रहा हूँ। 5 करोड़ लोगों ने पलायन किया था, रजिस्टर किया था। आज अगर आप देखेंगे तो लगभग 2 करोड़ 90 लाख है। अगर पूर्व की डेटा को भी उठाकर देख लिया जाए तो आरजेडी के जितने साथी प्रवक्ता बैठते थे विपक्ष के, वो कहते थे 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़, लेकिन मैं हर वक्त तथ्यों पे बात कर कहता था नहीं, 2 करोड़ 90 लाख। यानी कि जब निश्चय पार्ट दो अगर 7 निश्चय पार्ट 2 की अगर बात कर लेंगे तो नीतीश जी ने जब उसकी शुरुआत की थी तो लोगों में भरोसा और सामंजस्य बैठाकर उन लोगों को वापस बुलाने का काम किया गया था। तभी तो आज अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार का जीएसडीपी कितना है? लगभग 8.59 ट्रिलियन के आसपास है। यानी कि कहीं ना कहीं हमने कुछ काम किया तभी तो बढ़ा। और जहां तक नौकरी का सवाल उठता है तो नौकरी में हमने वादा किया था 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, और 38 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ेंगे। हमने जोड़ा और हमने इसका आपको नजीर भी पेश किया। अब सवाल उठता है कि आने वाले समय में हमारा क्या विजन और मिशन है। तो हमारे साथ पारदर्शिता बिल्कुल स्पष्ट है। और अर्जुन को वो मछली का आंख दिख रहा है कि कहां उसे निशाना लगाना है, और वो अर्जुन अपने रथ को लेकर श्री कृष्ण का आशीर्वाद से वो चल पड़ा है। और जिसकी साक्षी स्वयं भगवा रंग
श्री राम और श्री बजरंग बली बने हैं अच्छा, उस रथ पे सवार होकर। एक बिल्कुल सवाल मेरा स्पष्ट। और है आपसे राहुल जी। एक चर्चा जो है वो बहुत हो रही है बिहार में कि योगी आदित्यनाथ जी जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूपी में अपने काम की वजह से काफी चर्चित रहते हैं। इसके अलावा बीजेपी में कम से कम आप कहेंगे तो आप जो कद है वो उनका बढ़ता चला जा रहा है। तो बिहार में एक रैली के बाद योगी आदित्यनाथ जी नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको क्यों नहीं उतारा जा रहा है? उनकी रैली अब कब देखने को मिलेगी? उनकी सभा कब देखने को मिलेगी बिहार की जनता को? जल्दी ही आपको बिहार के बरौनी विधानसभा में देखने को मिलेगा। हम्म। और आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो काफी कर्मठ और यशस्वी व्यक्ति हैं। उनके नेतृत्व की आवश्यकता हर किसी को पड़ती है बिहार के अंदर। उनका आगमन जल्दी ही होगा और वो जब भी जहाँ जाते हैं तो वो सीट पे क्लीन स्वीप ही होता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो काम हम लोग कामदार लोग हैं, वो लोग नामदार लोग हैं। हमने काम किया और हमने इसमें बहुत बड़े लेगेसी खड़ा किया है। आप सड़क उठाकर देख लीजिए, आप परिवहन उठाकर देख लीजिए, आप बिहार की राजधानी में आने का लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, 5 घंटे में कहीं से आप पहुंच जाइएगा। अगर आप सहरसा सीमांचल क्षेत्र से आते हैं तो की मैं बात करता हूँ, जी। अगर आप सारण कमिश्नर की तरफ से आते हैं तो 1.5 से 2 घंटे में आप बिहार की राजधानी को टच कर लेंगे। साथ ही साथ आप इंजीनियरिंग कॉलेज को देखने की आवश्यकता है, मेडिकल कॉलेज को देखने की आवश्यकता है, पावर ग्रिड कितने स्थापित हुए ये देखने की आवश्यकता है, मेगावाट कितनी क्षमता हमारे उत्पादन करने की है ये देखा जा सकता है, कितनी कंपनियां लगी ये देखा जा सकता है। साथ ही साथ कितने शिक्षक छात्र के अनुपात है इसको जांचने की आवश्यकता है। ऐसे तमाम चीजें हैं जो हमने किया है। एमएसएमई में हमने कितने लोगों को प्रोत्साहन दिया है, स्टार्टअप में हमने कितने लोगों को प्रोत्साहन दिया है, तो ये सारी चीजों को देखा जा सकता है। और केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार को जितने भी पैसे मिले हैं, यानी कि 9 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज मिला है अभी तक, उसमें कितने महत्वपूर्ण काम हुए हैं, इन सभी चीजों को देखा जा सकता है। और हमने काम किया है तभी जनता के बीच में आज रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं कि हमने क्या किया है। जी, आपने काम किया है और तभी गिनती जो है वो हो रही है। ये बात तो देखिए कही जा रही है, एनडीए के नेताओं की तरफ से भी कही जा रही है। तो क्या इस बार कह सकते हैं आप पूरी तरीके से जोश के साथ कि एनडीए की सरकार बनने वाली है बिहार में फिर से? ये तो आप जनता जनार्दन के भी आशीर्वाद पे छोड़ देते हैं, उनकी बुद्धि विवेक पे छोड़ देते हैं कि वो क्या तय करती हैं। लेकिन आप जाकर अगर अपने सहयोगी के साथ जाकर अगर बिहार में किसी में जाकर पूछेंगे हाउ इज द जोश, तो वो बताएंगे कि उस जोश का क्या असर होने जा रहा है आने वाले समय में। तो और ये जो जनता के बीच में प्रशांत किशोर को किस तरीके से देख रहे हैं राहुल जी? बीजेपी क्या एक चुनौती के तौर पर देख रही है इस बार उनको, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नुकसान पहुंचाएंगे बीजेपी को वो? प्रशांत किशोर के विषय में अगर मैं बोलूं तो ये बोलूंगा कि एक नया नाम उनके लिए हिट एंड रन वाले नेता हैं। और दूसरी एक बात मैं आपको बताता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रशांत किशोर के विषय में कि जी। चले थे कहाँ जाने के लिए, जाना है कहाँ ये मालूम नहीं। अब अपनी भटकते कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। यानी कि वो सलाहकार हो सकते हैं किसी के, नेता नहीं बन सकते हैं, सलाहकार क्योंकि अगर वो तो नेता बनते जदयू हैं के तो रहे हैं, बीजेपी के रहे हैं, तो नुकसान तो पहुंचाएंगे, स्वाभाविक माना जा रहा है ये तो। आप कह रहे हैं देखिए सलाहकार ये हो तो सकते हैं किसी के? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, जिसके पास पूरा डाटा का बंच रहा हो पूरे हम्म। देश का, जी। वो राघोपुर से नॉमिनेशन करने में डर गया इसलिए कि मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा, और हम्म। उनके एक एक करके सारे लोग बैठते चले गए। ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि प्रशांत किशोर जी, एक इंग्लिश का एक शब्द है हॉक्स, उसका मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट ट्रू दैट शुड बी मेड टू बी ट्रू। हम्म। वो यही HOAX शब्द को वो अपने लिए बड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं, और उनका झूठ तो एक्सपोज हो रहा है। उनसे पूछा जा सकता है, देखिए वो कहाँ एक्सपोज हो सकते हैं, उनके पास डिग्री क्या है, कहाँ तक पढ़े हैं, तो ये पहली बात पूछी जा सकती है उनसे। आपने देखा होगा कि एक साक्षात्कार के दरमियान उन्होंने कहा था कि इससे आपको क्या लेना देना है, यानी कि वो 12वीं पास है कि फेल है ये भी उनको पता नहीं है, वो हम्म। ग्रेजुएट नहीं है, क्योंकि जब वो एफिडेविट जब डालेंगे चुनाव लड़ने के लिए तो उस समय उनको सारी चीजों को डालना पड़ेगा जी। जो उनके पास नहीं मौजूद है। जी। और ये बिहार के नए बड़बोला नेता हैं, हिट एंड रन वाले हैं, जो नेता बनने की ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं, बन नहीं पाएंगे इस बात की मैं गारंटी देता हूं, जी। क्योंकि एनडीए ने जी। संगठन के अंदर रहते हुए इस बात को जी। स्वीकार किया है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हम्म। कार्यकर्ता अपनी जनता को समर्पित है। जी, आरजेडी से हमारे साथ नेता जुड़ रहे हैं, उनसे भी एक दो सवाल ले लेते हैं। अभी राहुल जी है हमारे साथ तो उन्हीं के सामने सवाल कर लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर के घर पैतृक गांव जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, ये इतना बुरा लग गया आप लोगों को कि आपने जननायक के बाद तेजस्वी यादव को नायक बनाकर पोस्टर लगा दिए पूरे पटना भर में और बिहार भर में? पासवान जी।
हाँ हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ आवाज आ रही है, बोलिए ना। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि समस्तीपुर जब प्रधानमंत्री मोदी गए तो सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव गए, उसके बाद आरजेडी के दफ्तर के बाहर तेजस्वी यादव को नायक बता दिया जाता है, कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। क्या आपको प्रधानमंत्री मोदी जी का कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव जाना इतना बुरा लग गया? अब देखिए, कर्पूरी ठाकुर पुरुष नहीं थे, महापुरुष थे। जी। हम लोग के लिए वो देवता समान थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप जानते होंगे कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बनाने वाले समझिए कर्पूरी ठाकुर ही जी थे। तो कहने का मतलब उनके वो गार्जियन तुल्य थे, और उन्हीं के नक्शे कदम पर हमारे गार्जियन चल भी रहे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। तो कोई देवता के घर में जाएगा तो हम लोग को बुरा क्यों लगेगा भाई? वो तो अभी चुनावी समर है, तो वो दिखावा में लगे हुए हैं आदरणीय मोदी जी, पर समझे? बीजेपी तो हम लोग को बुरा लगने का तो प्रश्न ही नहीं बीजेपी उठता का है। ये कहना है जहां तक पासवान रही जी, जननायक तो है ही। सुन लीजिए, जैसे बोले कि भाई तेजस्वी जी को नायक, अभी तो तेजस्वी जी नायक नहीं होते तो इतने नौकरियां कहां से देते? उनको नौकरी पुरुष कहा जाता है, ये जान लीजिए। और आज रोजगार जो जो मिली वो सिर्फ तेजस्वी जी का देना है जी। जरा सा भी इन लोग बीजेपी और नीतीश जी की सरकार जो थी, क्यों नहीं नौकरी दिए भाई? हम लोग के साथ गठबंधन किए तो हम लोग नौकरी दिए। जो माननीय लोग कहते थे तेजस्वी जी के बारे में कि नौकरी कहां से देगा, बाबी जी के घर से देगा, तो दे ना दिए, दिखला दिए ना भाई। तो अभी क्या होता है पासवान जी, अभी सवाल यही सवाल मैं पूछ रही थी। राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, और यही सवाल अभी उनसे पूछा जा रहा था। तो राहुल जी ने एक चीज कही कि नौकरी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इसमें कहीं भी लॉजिक नजर आता है कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे? इतनी नौकरियां आप कहां से लाएंगे? यही अभी अरे बीजेपी भाई के कैसे नहीं देंगे? ये तो जोड़ घटाव का चीज है ना, जी इसमें भी मैथमेटिक्स है, समझे? जी मैं आपको बता दूं कि हर घर में नौकरी मिलेगी। कैसे मिलेगी हम ही से ले लीजिए ना। तेजस्वी जी तो बहुत दूर की बात है, आप समझिएगा। हेलो, जी जी, आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ बताइए। रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। तो आप ये समझने का चीज है, फैक्ट्रियां खुलेगी बिहार में, अगर 10-20 फैक्ट्रियां खुल जाए तो ऑटोमेटिक है कि हर घर का रोजगार मिल जाएगा भाई। एक फैक्ट्री में वर्कर जो काम करते हैं उनके द्वारा नौकरियां मिलेगी। जो बाहर से जो यहाँ जो पूंजीपति लोग है फैक्ट्रियां जो लगाएंगे, जी राहुल जी, उनमें सरकार का निर्देश रहेगा कि भाई हमारे इतने और लोगों देखिए को सबसे नौकरी पहले एक रखना बात मैं है। अपने बाहर साथी के जी को लोग जी बता दूं। पासवान जी, आपके 90% आपके बिहारी आपकी जो प्रतिक्रिया रहेंगे, पर 90% तो नौकरियां तो राहुल जी मिलना कुछ तय बोलना है चाह रहे भाई। हैं, उसके बाद मैं आप तक आती हूँ। राहुल जी जी, अपनी बात रखिए। जी मैं एक अपने साथी प्रवक्ता को बहुत अच्छी बात बता देता हूँ। एक लेख छपा था हिंदुस्तान में एक लेख छपा था जिसमें बिल्कुल जो ये बोल रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी को कि हमारे भगवान हैं। तो भैया मुझे एक बात बता दीजिए, आपके भगवान को लालू प्रसाद यादव जी ने गाड़ी से क्यों नहीं भिजवाया था? गाड़ी देने से क्यों मना कर दिया था? जब क्या वो आवाज नहीं आ बीमार रहा, थे क्या तो बोले? एक बार उनको और बोलिए। सरकारी गाड़ी देने से मना कर दिया था। देखिए मैं आपको लेख भी दिखा देता हूँ कि मेरे सरकारी गाड़ी जीप में देने से पेट्रोल मना नहीं है, कर दिया मुझे गया छोड़ था। दो। देखिए अच्छा, मेरे जीप आदरणीय में लालू पेट्रोल प्रसाद जी नहीं है सरकारी गाड़ी देने और से लालू क्यों मना प्रसाद कर यादव जी दिए? हैं यहाँ पर। अरे अब भाई, ऐसे आप तमाम लोग नहीं ये, किया था तो जान मैंने आपको लीजिए। पहले कहा ना हम बार कि बार ये कह रहे हैं, ऐसे उन्हीं लोग का हैं कहना है कि भाई जो लटका के माने अटका के उत्तराधिकारी भटका के कौन थे? लालू निपटा जी के बीजेपी वाले लोग थे निपटा क्या? के मैंने इसलिए नहीं नहीं, कहा हमको जी पता कि ये नहीं। पासवान जी निपटा कुछ कर कह नहीं रहे हैं, आए थे। पासवान जी को सुन लेते हैं। पासवान जी कहिए। अरे भाई, उत्तराधिकारी कौन थे उनके? अच्छा, आपको ज्ञात होगा, आज देखिए बीजेपी वाले लोग जो क्या बोलते हैं उसको, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। ये सिर्फ वोट का चाल है, चुनावी स्टैंड है। नहीं, पहले से कहाँ गए हुए थे? काहे नहीं भाई कर्पूरी ग्राम में गए पहले से भाई? ये बताए हमको। अभी कर्पूरी भाई ठाकुर जी जाना को चाहिए था। सम्मान दिया गया है राष्ट्रपति की नहीं तरफ नहीं से। नहीं, बीजेपी। अच्छा, अभी आप देखिए क्राइम का ग्राफ इतना बढ़ गया है, समझ गया ना, जिसका कोई देखिए कहाँ सीमे नहीं चले गए, है। भटके अरे हुए भाई, अफसर हो आप गए हैं पटना पासवान से जी यहाँ लेके पे। गांव तक चले जाइए, मने पते नहीं चल रहा, हर गली में क्राइम हो रहा है, हर मोहल्ले में छीन छोड़ी, लूट, रेप, नहीं समझे, मतलब चरम सीमा पर है। अब जो पब्लिक जो है त्राहिमाम मचा हुआ है, अब इन लोग को देखने वाला नहीं है, ये जान लीजिए।
लेकिन लहर बह गई है। सवाल तो इस बार पासवान सीएम जी बन आपके रहा है, कार्यकाल पर इन भी लोग का उठते हैं अता ना पता भी नहीं चलेगा। 10 पासवान सीट जी। भी लाना इन सवाल लोगों तो को आपके मुश्किल है। कार्यकाल पे भी उठते हैं, जिसको बीजेपी या एनडीए की तरफ से जो जंगल राज बार बार कहा जा रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उसको ठीक तरीके से बैकफायर क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग? काउंटर क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि क्या था आपके राज में नहीं, और अभी अब क्या है? मंगल राज है क्या? हमको ये बताइए, कौन कहता है जंगल राज? जंगल राज करने वाले कौन लोग थे? सब सामंती लोग थे, ये जान लीजिए जी आज लालू यादव जी, आप देखिए गरीबों के मसीहा हैं। आज कुर्सी पर आज हम आपके सामने डिबेट पे किन का देन है? ये लालू जी का देन है। अब जान लीजिए, आज लालू जी नहीं होते तो हम लोग को बोलने दिया नहीं जाता भाई। अल्लाह ये जान लीजिए, लालू जी जिस स्कूल में जन्म लिए हैं, ये अगर की तरह लोग पूछता, ये बेचारे गरीब गुरबा के घर में जन्म ले लिए। इनका सबसे बड़ा गुनाह यही है, ये गरीब गुरबा के घर में जन्म ले लिए हैं जी। दलित पिछड़ा के घर बेटा है, ये जान लीजिए। यस। तो ये राहुल जी को क्या मालूम? जी। ये तो राहुल जी है, हमको तो लग रहा है कि ये जो है क्या बोलते हैं उसको, अब भाई विशेष क्या बोले हम इनके बारे में, समझ गया ना? बोलना उचित नहीं रहेगा। राहुल जी अभी हमारे साथ साथ ज्यादा हम तो क्या फिलहाल संपर्क में ये नहीं खुद है। समझदार है कि कुछ बेचारे क्या कारणों की करें, वजह तो से वो मजबूरी में लालू डिस्कनेक्ट जी हो के गए बारे हैं। में बोल रहे हैं इस टाइप का वर्षन। कुछ कारणों की वजह से राहुल जी अब से संपर्क जो है वो टूट गया है और आगे अभी शायद वो ना हमारी इस डिबेट का हिस्सा बन पाए। लेकिन सवाल देखिए यही पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से पोस्टर लगाए गए आपकी तरफ से, फिर आपके जो पोस्टर दफ्तर के बाहर लगे हैं पासवान जी, उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है जिसमें नायक नहीं खलनायक बताया गया है तेजस्वी यादव को। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अरे भाई आप देखिए, अभी 29 मिनट के भाषण में 10 बार तेजस्वी जी का नाम ले लिए आदरणीय मोदी जी। अब इतना डर गए हैं, नहीं होता है खिसियाहे बिल्ली खंभा नोचे, तो भाई स्वाभाविक है, जान रहे हैं कि इस बार हम उन लोग का बंटाधार है तो करेंगे ही, उजुल पुजुल लन फन तो दिखलाएंगे, बोलेंगे, करेंगे। इसमें तो कहीं कोई प्रश्न नहीं उठता है। पासवान जी एक सवाल मेरा आपसे और होगा कि कांग्रेस के साथ अभी रिश्ते जो हैं वो ठीक है ना? कुछ खराबी तो नहीं आ गई है? कि ये भी देखिए सवाल किया जा रहा था कि उप मुख्यमंत्री जो हैं मुकेश सहनी जी को पूरी तरीके से ऐलान जो है वो कर दिया गया है कि मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से हो सकता है क्या दूसरा उप मुख्यमंत्री? इस बात का ऐलान भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो जाना चाहिए था ना, नहीं किया गया आप लोगों की तरफ से? नहीं, अरे भाई अब ये मामला है कि हम लोग की बहुमत जब आ जाएगी तो हो सकता है कि दलित मुसलमान से भी बनाया जा सके। यस बिल्कुल। तो इतने दिनों से अभी तो देखिए ना भाई, आगे बहुत कुछ है आप लोग को देखने को मिलेगा। पासवान जी इतने दिन क्यों लग गए स्थिति स्पष्ट करने में? पहले क्यों नहीं कर पाए आप लोग? मतलब इतनी देरी महागठबंधन की तरफ से, पहले लिस्ट जारी होने में देरी, आरजेडी की तरफ से आप देख रहे हैं एनडीए के साथ। सुनिए, अच्छा एक चीज बताइए, आप घर में 4 भाई बहन है तो भाई आप देखते होंगे कि हर जगह तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना भाई। फिर लास्ट में क्या होता है? सब एक हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? वही है, ये भी परिवार है। महागठबंधन क्या है? एक परिवार है, सब भाई हैं। तो अब कोई टूट नहीं है, लगेगा ही। अब कोई टूट नहीं है, ऐलान कर दीजिए राष्ट्रीय समाचार पर फिर। जी क्या बोल रहे हैं? अब कोई टूट तो नहीं है ना महागठबंधन में? आगे कोई दरार तो देखने को नहीं मिलेगी? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं, टूट कहां से रहेगा भाई? सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। महागठबंधन में कौन कहता है टूट है? वही कहते हैं जिनको डर है हम लोग से। जी बिल्कुल, कहीं टूट नहीं है। तो कितनी सीटें ला रहे हैं फिर चुनाव बाद? अरे हम लोग तो दिमाग में सेट है कि भाई इनको 4-5 को सीट मिल जाए वही बहुत है। इस बार इनका बंटा ढार है, एकदम समझ जाइए जी। तो इस बार लालटेन जलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दिन के उजाले जल गई, जलेगी क्या होता है भाई? टॉर्च जलवा के मोदी जी कहे कि लालटेन की जरूरत नहीं है। अरे भाई तो मोदी जी डिजिटल युग में आ गए हैं ना, नहीं समझे बात? हम लोग को बार बार कहते हैं कि जब तक गांव को स्मार्ट नहीं बनाइएगा तब तक विकास नहीं होगा।
गांव जो है वहाँ सब चीज सुविधा मुहैया कराइए, हम्म। सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, अब जो तब वादा गांव का किए विकास होगा भाई। वादा किए हैं तेजस्वी, आप कह एक सकते हैं कि फैक्ट्री पूरा अभी करेंगे तक वो? बिहार में नहीं लगी है, जान लीजिए। जो भी फैक्ट्रियां थी वो सब बंद हो गई। जी। तो हमारी सरकार आएगी तो यहाँ रोजगार मिलेगा, ये 100% तेजस्वी जी का गारंटी है। जो बोलते हैं वो करते हैं। जो बोलते हैं वो करते हैं। नौकरियां बोले हैं मिलेंगी। जीविका दीदी को 30,000 रुपया जो महीने का ऐलान है उनको भी मिलेगा, ये अब जान लीजिए। जी। तो दिनेश पासवान जी थे हमारे 100%। साथ और बड़ी ही बाखूबी से उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। कोशिश करेंगे कि अगले कार्यक्रम में आपसे फिर इसी तरीके से बातचीत हो और चर्चा हो सवालों पर। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बिहार का जो चुनाव है, ये जो चुनावी संग्राम है, ये अब बहुत आगे बढ़ चुका है। 6 और 11 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, 14 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। उससे पहले बयानी वार जो है एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से तीर चल रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि ये महासंग्राम कहां तक जाता है। जब तक चुनाव होने वाला है या जब तक मतदान होने वाला है तब तक ऐसे कितने घटनाक्रम बिहार में देखने को मिलते हैं। आज सवाल धारदार में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी आपके साथ किसी ऐसे ही विषय से। तब तक के लिए नमस्कार।